हम्म तो वही चैप्टर 5 अपना न्यूरल नेटवर्क है, ठीक है। तो न्यूरल नेटवर्क का सिंपल है कि ऐसा मॉडल जो हमारे ब्रेन की तरह काम करता हो। ह्यूमन ब्रेन में कैसे अपने न्यूरॉन्स होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं, पता है ना, वो बायोलॉजी में पढ़ रखा है अपन। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, देखिए ये वाला। तो ऐसा ही कुछ ये न्यूरल नेटवर्क भी काम करता है। ये अपने देखिए कैसे काम करता है, ठीक है। तो न्यूरल नेटवर्क का सिंपल है कि ऐसा मॉडल, कंप्यूटेशनल मॉडल जो काम करे। इसके अंदर इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स होते हैं जैसे ब्रेन में होते हैं। वो वहाँ से सीखते हैं, टास्क पे एक्शन परफॉर्म करते हैं, और जैसे भी जैसे पैटर्न रिकॉग्निशन है, डिसीजन मेकिंग है, और भी इनके बहुत सारे एप्लीकेशन है, ठीक। अब 3 तरह के न्यूरल नेटवर्क है। अपने सिलेबस में सिर्फ एक ही है, पहला वाला आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, फिर दूसरा है कॉन्वोल्यूशनल, और तीसरा है रिकरेंट। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो अभी हमने समझा, इसमें होता है फीड फॉरवर्ड। फीड फॉरवर्ड का क्या मतलब है कि इनपुट आता है जो इनपुट लेयर में होता है, फिर बीच में कुछ हिडन लेयर्स होती है, आगे हम आर्किटेक्चर देखेंगे। तो इनपुट आया, उस पर हमने काम किया, देन आउटपुट मिला। ये एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम करता है, ठीक है। ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क मतलब एक तरह से सिंपल न्यूरल नेटवर्क है, वही आर्टिफिशियल, ठीक है। अब आता है सेकंड, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। तो इसका नाम इसलिए क्योंकि एक मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है कॉन्वोल्यूशन नाम का, इसलिए इसका नाम है कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। ये काम आता है मेजरली इमेज डिटेक्शन, इमेज क्लासिफिकेशन, मतलब इमेज के साथ काम करना हो तो ये CNN यूज होता है, ठीक है। और ये दोनों से पावरफुल है, ANN से भी और RNN से भी, ठीक है। फिर थर्ड आता है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। रिकरेंट इसका नाम इसलिए क्योंकि इसमें लूप्स होते हैं अलग अलग, और ये सीक्वेंस डेटा पे काम करता है कि इधर एक से इधर से इनपुट आया, तो इसने कुछ परफॉर्म किया, देन इसी को ये कंटिन्यू रखता है, फिर कुछ और परफॉर्म करता है, देन ऐसे कर करके लास्ट में इसका आउटपुट निकलता है, इसलिए इसका नाम है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। तो 3 तरह के न्यूरल नेटवर्क है। आर्टिफिशियल वाला सबसे सिंपल है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, मतलब हमारे सिलेबस में तो यही है। सेकेंड है कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। कॉन्वोल्यूशनल नाम इसलिए क्योंकि इसमें एक मैथमेटिकल फंक्शन या एक कंसेप्ट यूज होता है जिसका नाम है कॉन्वोल्यूशन। और कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क यानी कि CNN सिर्फ इमेज पे काम आता है, और ये सबसे ज्यादा पावरफुल है बाकी दोनों से। थर्ड है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। रिकरेंट नाम इसलिए है क्योंकि ये लूप्स होते हैं इसके अंदर, सिक्वेंशियली डेटा परफॉर्म होता रहता है, प्रोसेस होता रहता है, ठीक। नाम ही याद रखना, बेसिक डेफिनेशन है। बाकी मेन अपना है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। डन, टाइप्स डन। हाँ, एप्लीकेशन तो अपने को पता ही है सारे, ऐसे लिख देने का। सेल्फ ड्राइविंग कार है, चैटबॉट है, सेंटिमेंट एनालिसिस, डिजीज का डायग्नोस करना, वो तो हो जाएगा, ठीक है। एडवांटेज ये सब। अब आते हैं अपने मेन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जैसे अभी हमने पढ़ा कि ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करता है। जैसे हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं इंटरकनेक्टेड। न्यूरॉन का गुजराती वर्ड मेरे को नहीं पता, पर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर तुमने देखा होगा बायोलॉजी। हाँ, बस वही। तो जैसा ब्रेन में होता है ऐसा इधर होता है, ठीक है। अब हम समझते हैं इधर कैसा न्यूरॉन है, ये हमारा मॉडल है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आता है इनपुट। ये हमारे इनपुट है X1 X2 XN जितने भी हो सकते हैं, और हर एक इनपुट का एक वेट होता है। वेट इसलिए देते हैं कि इस इनपुट का कितना इंपॉर्टेंस है, समझ आया। कुछ ना कुछ वेट होता है हर एक इनपुट का। फिर बीच में हमारा न्यूरॉन होता है जो मेन पार्ट है, जहाँ पे ये सब प्रोसेस होता है, और लास्ट में आउटपुट आता है, ठीक है। तो ये डायग्राम तो हमें बना के ही आना है, कोई भी कैसा भी आए। आर्किटेक्चर पूछे तो उसमें एक और डायग्राम है, बट ये तो जनरलाइज डायग्राम, ये हमें बना के ही आना है, ठीक है। अब आते हैं, ये कंपैरिजन किया है कि भाई जैसे BNN मतलब अपना ब्रेन वाला, ठीक है। तो ब्रेन में जो डेंड्राइट्स होते हैं वो इनपुट लाते हैं, कैसे सिग्नल लाते हैं कि मैंने कुछ आंखों से देखा, तो वो एक सिग्नल बन के आता है। तो सेम इधर इनपुट होता है, उधर सेल में न्यूक्लियस होता है, इधर नोड होते हैं, वहाँ पे साइनेप्स होता है, यहाँ पे। ये मतलब कंपेयर किया है कि ब्रेन में कौन सी चीज है और इधर कौन सी चीज है, ठीक है। अब ये होता है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में 3 लेयर है। पहला है इनपुट लेयर, हिडन लेयर और आउटपुट लेयर। इनपुट लेयर एक होती है, आउटपुट लेयर एक होती है, और ये मल्टीपल हो सकती है। इधर 2 है, एक भी हो सकती है, 2 भी, 10 भी हो सकती है, ठीक। जितना अपना जैसा जैसा काम। इनपुट लेयर से इनपुट आता है, सिंपल है, और हर एक इनपुट लेयर का एक वेट होगा। और हिडन लेयर में सारा प्रोसेसिंग होता है, और लास्ट में आउटपुट आता है, ठीक है। तो थियरी ऐसे इस हिसाब से लिख देना कि भाई इनपुट लेयर सबसे पहली लेयर है, ये एक होती है, यहाँ पे इनपुट्स आते हैं। इनपुट किस तरह के आ सकते हैं, जैसे फीचर्स आ सकते हैं, एट्रीब्यूट आ सकते हैं, ऐसा कलर्स का है, अलग अलग क्लासेस होती है ना, ऐसे अलग अलग इनपुट आ सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं इमेज डेटा के साथ काम कर रहा हूँ तो क्या क्या इनपुट आ सकते हैं, पिक्सल्स आ सकता है, कलर की वैल्यू आ सकती है RGB के फॉर्म में।
हाँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, वो जितना कॉम्प्लेक्स मॉडल है उस हिसाब से इनपुट आएगा, ठीक है? और हर एक इनपुट का एक वेट होता है, उसका भी डायग्राम आगे आएगा तो अच्छे से समझ आएगा। फिर आती है हिडन लेयर्स, तो हिडन लेयर्स आर इंटरमीडिएटरी लेवल, मतलब इनपुट और आउटपुट के बीच में जो लेयर्स आती है वो हिडन होती है। अब इसका नाम हिडन क्यों है पता है? ये डायरेक्टली एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट नहीं करते। डायरेक्टली कौन करता है? इनपुट और आउटपुट। इनपुट एनवायरनमेंट से इनपुट लेगा, आउटपुट एनवायरनमेंट में आउटपुट देगा। हिडन लेयर का काम क्या है? जो इनपुट आता है उस पे प्रोसेस करके आउटपुट देना। तो हिडन लेयर में बहुत सारी लेयर्स हो सकती है, ठीक है? एक भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है? वो अपने ऊपर डिपेंड करता है हमारा कैसा काम है और वो सब, ठीक है? फिर लास्ट में आता है आउटपुट लेयर। आउटपुट लेयर मतलब जहाँ पे हमें आउटपुट मिलने वाला है। जैसे बाइनरी क्लासिफिकेशन है तो आउटपुट लेयर में एक ही न्यूरॉन होगा। बाइनरी क्लासिफिकेशन पता है ना, स्टार्टिंग के चैप्टर में था। जैसे यस नो पे मेरे को क्लासिफाई करना है, तो इसके लिए मेरे को एक ही न्यूरॉन चाहिए जो मेरे को बता देगा या तो ये यस है या तो नो है। मल्टी क्लास में हर एक क्लास के लिए चाहिए होगा। फिर रिग्रेशन टास्क है तो आउटपुट लेयर इन पे डिपेंड करता है कि भाई किस तरह का टास्क है तो उतने न्यूरॉन उसमें होंगे, ठीक है? तो इन शॉर्ट तीन लेयर है, इनपुट, हिडन और आउटपुट। इनपुट सबसे पहली लेयर है जहाँ पे इनपुट होते हैं, और इनपुट कौन से होंगे? क्लास के फीचर्स होंगे, एट्रीब्यूट्स होंगे। फिर बीच में आती है हिडन लेयर्स। हिडन लेयर्स एक हो सकती है, 10 हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। हिडन लेयर डायरेक्टली एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट नहीं करती है, इसलिए उसका नाम हिडन है, ठीक है? हिडन लेयर में सारे काम होते हैं। और एक और चीज हिडन लेयर के अंदर आता है एक्टिवेशन फंक्शन, वो हम आगे देखेंगे क्या होता है, बट ध्यान रखना हिडन लेयर में एक्टिवेशन फंक्शन आता है, ठीक है? और लास्ट में आता है अपना आउटपुट लेयर जहाँ पे हमें आउटपुट मिलता है। ये सारे केस बता दिए कि जैसे बाइनरी क्लासिफिकेशन है तो एक न्यूरॉन होगा, मल्टी क्लास है तो हर एक क्लास के लिए एक न्यूरॉन होगा, ठीक है? ये इसका फॉर्मूला है, ये मैं बताऊंगा कैसे डिराइव हुआ, ठीक? डिराइव यानी कि कैसे समझना है इसको। ये अपना वही डायग्राम है, तो ये अपनी हिडन लेयर्स है, ओके? अब एक डायग्राम ये अच्छे से देख लेते हैं कैलकुलेट कैसे होता है। तो दिख रहा है ना सही से? हाँ, तो ये जो है ना, ये अपनी है इनपुट लेयर, ठीक है? और ये है अपनी हिडन लेयर। अगर मेरे को इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो कैसे करूंगा? तो पहले देखो कि इस पे कितने आ रहे हैं, तो इस पे 3 आ रहे हैं। ये न्यूरॉन आ रहा है, ये न्यूरॉन आ रहा है, ये न्यूरॉन आ रहा है, ठीक है? तो ये न्यूरॉन मल्टीप्लाई बाय इसका वेट, समझ आया? ये लिखा देखो पहला टर्म, ऐसे करके तीनों न्यूरॉन का सम करना। और प्लस एक बायस सबके साथ ऐड होता है, बायस। बायस वेरिएंस पढ़ा था ना, बायस। हाँ, तो ये मैंने कैलकुलेट किया इस एक की वैल्यू। ऐसे ही इसकी भी वैल्यू कैलकुलेट होगी, इसकी भी होगी, इसकी भी होगी। ये समझ आया कैसे कैलकुलेट हुआ? हाँ, तो देखो ये और दो इसका भी कैलकुलेट करके रखा है, ये वाले का। तो ये वाले पे भी 3 आ रहे हैं, तो इन तीनों का मैंने कैलकुलेट करके, मतलब कि इनपुट लेयर में जो भी नोड है या जो भी न्यूरॉन है उसको मल्टीप्लाई करना है उसके वेट से, दैट्स इट। फिर जितने भी है उन सबका सम कर देने का, तो ये हो गया। तो इसका देखो जनरलाइज इक्वेशन इधर लिख रखा है कि सपोज मेरा A0 है, ये मेरी है इनपुट लेयर, A2 मेरा आउटपुट है, A1 मेरा हिडन है। तो हिडन लेयर को मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? इनपुट लेयर के जितने भी न्यूरॉन है उनको मल्टीप्लाई कर दो वेट से प्लस बायस, तो मेरे को क्या मिल गया? हिडन लेयर। अब आउटपुट कैसे मिलेगा? वापस से यही सेम चीज, हिडन लेयर से वेट मल्टीप्लाई कर दो प्लस बायस ऐड कर दो, तो आउटपुट मिल गया। ये इक्वेशन सबको समझ आया कैसे निकाली? कुछ भी नहीं कर रहे, जो भी मतलब एक तरह से याद रखना हो तो अगर जिस लेयर पे हम है उससे पहले वाली लेयर, हाँ, एफ फंक्शन है वो एक्टिवेशन फंक्शन है, ठीक है? वो हम बताएंगे एक्टिवेशन फंक्शन आगे क्या है मैं बताऊंगा। तो अभी ये याद रखना है, देखो इधर लिखा है एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शन का काम थोड़ा अलग है, ठीक है? ये पता चला? तो ये जो अभी हमने मैकेनिज्म पढ़ा इसे कहते हैं फॉरवर्ड प्रोपोगेशन, कि यहाँ से इनपुट आया, फिर वहां पे गया, देन यहाँ पे देखो मैंने लिखा है वेटेड सम होता है और बायस टर्म हम ऐड करते हैं। बायस वाला याद रखना, बायस टर्म हम ऐड करते हैं। कुछ तो काम होता है इसका, मतलब कैसे कहेंगे, बायस का ऐसा काम है कि ज्यादा वो अच्छे से रिलेशनशिप समझ पाए और एरर ज्यादा ना है। थोड़ा बहुत हमें सामने से ऐड करना पड़ता है कि ओवर फिटिंग ना, हाँ, ओवर फिटिंग ना हो जाए। हाँ, 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 बस ध्यान रखना है कि बायस हम ऐड करते हैं, ठीक है? ओके, तो ये पूरे प्रोसेस को बोलते हैं फॉरवर्ड प्रोपोगेशन, ठीक है? पता चला? फॉरवर्ड में क्या इतना ही है, ये सब हम एक्टिवेशन फंक्शन में लगाते हैं। एक्टिवेशन फंक्शन आ गया है, ठीक है? ये तो हो गया, डायग्राम याद हो गया ना क्या है? करना कुछ नहीं, इसका टर्म मल्टीप्लाई बाय वेट, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। हिडन लेयर, इधर हिडन लेयर एक ही लिए,
और एग्जाम में एक ही लेके आना, दो करोगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। हाँ 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 हाँ। नहीं नहीं, एक लिख दो। इसलिए इसलिए मैंने ना, इसलिए मैंने ये जनरलाइज इक्वेशन लिखी है। एक आधी लिख के आ जाने का और बता देने का कि ये ऐसे कैलकुलेट होता है। ठीक है? ये जनरलाइज इक्वेशन है, इससे हम सारी जितने भी नोड या न्यूरॉन्स हैं अंदर एक लेयर के, वो सब कैलकुलेट हो जाए। हाँ हाँ, जरूरी नहीं है अभी वो भी कर सकते हैं। अगर मैं दो इनपुट ले लूं और यहाँ पे तीन मैंने वो ले लिए, तो मेरे को ज्यादा लिखने में टाइम नहीं लगेगा। तीन ही तो है, एक दो और नीचे तीन, पता चला। ज्यादा है ही नहीं ना। हाँ, तो देख लेना वो जैसा सही लगे। डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा आता है। अभी सिंगल क्वेश्चन फॉरवर्ड पे आएगा ही नहीं, आता है तो फिर तो ये डिटेल में लिख के आने का ही। ठीक है? फिर आता है बैकवर्ड प्रोपोगेशन। ठीक, बैकवर्ड पे अभी एक डायग्राम से मैं समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे हमारे पास था इनपुट लेयर, ठीक है, ये हमारा हिडन लेयर है और ये मेरा आउटपुट है। तो ये मान लेना अभी सब इंटरकनेक्टेड है, सभी के सब। ठीक, ये इनपुट है, ये आउटपुट, ये हिडन और ये आउटपुट। ठीक, अब यहाँ से मैं इधर आया तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड प्रोपोगेशन, जो अभी हमने पढ़ा कैसे करता है। इनपुट लिया, वेट से मल्टीप्लाई किया, बाय साइड किया और हम आउटपुट पे आ गए। अब हर बार जरूरी नहीं कि हमें बिना एरर वाला मिलेगा, एरर तो हमेशा आते ही है। ठीक है? तो इसमें क्या है, बैकवर्ड प्रोपोगेशन आता है। अब हम यहाँ से यहाँ जाते हैं। अब हम यहाँ से यहाँ क्यों जाते हैं, सपोज मेरे को एरर मिला E1, ठीक है, कुछ तो एरर आता ही है हमेशा। अब मैं यहाँ से यहाँ जाऊंगा और कुछ चीजें एडजस्ट करूंगा कि इस बार ये नोड को चूज किया था, चलो अब इसके बार ये इसको चूज करता हूँ, फिर इसको चूज करता हूँ, फिर इसको चूज करता हूँ। ठीक है? मान लो इस पे मेरे को सबसे अच्छा मिलता है तो इससे एरर 2 आया, और मेरा एरर 2 1 से कम है, मतलब कि ये ज्यादा है और ये कम है, तो मेरे लिए अच्छा ये हुआ। समझ आया? एक तरह से बैकवर्ड प्रोपोगेशन ऑप्टिमाइज करता है। वो वापस से जाता है, फिर दूसरी चीजें चूज करता है। इसे ग्रेडियंट बूस्टिंग भी कहते हैं, ग्रेडियंट जो हमने पढ़ा था पहले। तो इसमें कुछ करता कुछ नहीं है, बस वो एरर कम करने के लिए ये ऊपर नीचे चीजें करता है। ठीक है? बैकवर्ड प्रोपोगेशन समझ आया? फॉरवर्ड तो हमें समझ आ गया था। ठीक है, यहाँ से यहाँ हम गए, वो फॉरवर्ड है। बैकवर्ड हम इसलिए जाते हैं कि हिडन लेयर में मान लो 10 नोड है। ठीक है? अब मैं हर एक नोड चेक करूंगा, जरूरी नहीं हर एक, चलो 10 में से 5 चेक कर ली, 2 चेक कर लिया, कोई और। मैं चेक इसलिए कर रहा हूँ कि क्या ये नोड यूज करने पे मेरे को कम एरर मिलता है, ऐसा। क्योंकि हमारा गोल तो यही है कि हाँ, सबके सब नहीं, इसमें एल्गोरिदम होते हैं अलग अलग। ठीक है? तो सबसे खराब एल्गोरिदम ये है कि सब कुछ चेक करो, जो हमारे दिमाग में सबसे पहला। किसी ने अच्छे तरीके ढूंढे ही होंगे। हाँ, ब्रूट फोर्स तरीका ये है कि एक 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 चेक करो। पर अच्छे है ही, वो तो है ही, ऑफ कोर्स होंगे। तो करना कुछ नहीं, बस हमें एरर कम करना है। एरर कम करना मतलब हमारा कॉस्ट फंक्शन कम हो, हमारा लॉस फंक्शन कम। दैट्स इट। इसके लिए बैकवर्ड प्रोपोगेशन काम आता है कि हम वापस से जाएंगे और कुछ ऊपर नीचे करेंगे, ये नोड को एक्टिवेट करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे ताकि हमें हमारा एरर कम मिले। दैट्स इट। ठीक है? ये बैकवर्ड प्रोपोगेशन। हाँ, अब इसमें ये ग्रेडियंट डिसेंड आता है। जैसे सपोज ये इधर कॉस्ट है एक्स एक्सिस पे, और एक्स के वाई पे कॉस्ट है और एक्स पे वेट है। ठीक है? अभी मान लो मेरा वेट था इधर 10 समथिंग था। ठीक है? तो मेरे को अभी भी देखो, ग्राफ देख के पता चल रहा है कि मेरा एरर कहाँ पे कम होगा, ये वाले पॉइंट पे। मतलब इसकी वेट की कुछ वैल्यू होगी, वेट की कुछ वैल्यू होगी 25 समथिंग या 30 कुछ भी। यानी कि मुझे क्या करना है, अब मुझे वेट बढ़ाना है। समझ आया? अगर मेरा एल्गोरिदम अभी यहाँ पे है, ठीक है, और मुझे कुछ एरर मिल रहा है जो इधर एक्सिस से पता चल जाएगा। अब मेरे को तो क्या है, सबसे कम वेट चाहिए, सबसे कम एरर चाहिए। तो सबसे कम एरर तो इस पॉइंट पे है। तो मैं क्या करूंगा, अपने एल्गोरिदम को इस डायरेक्शन में ले जाऊंगा। और इस डायरेक्शन का क्या मतलब है, मैं वेट बढ़ाऊंगा उस केस में। और सपोज मैं ऑलरेडी यहाँ पे हूँ, तो अभी भी मेरे पास एरर तो ज्यादा है, पर अब मुझे क्या करना पड़ेगा, वेट घटाना पड़ेगा। पता चला? तो ये होता है ग्रेडियंट डिसेंट। हाँ, ये पहले भी है अपने कोई चैप्टर, हाँ सेकेंड थर्ड चैप्टर में था ये कहीं। यही सेम चीज यहाँ पे है। ठीक, तो इसका एक, हाँ बस ये तो इसी का इक्वेशन यही है। तो याद ही रख लेना जो भी है। ये इसका स्लोप है, स्लोप तो याद हो ही गया होगा, y बाय एक्स, कॉस्ट बाय वेट होता है। ठीक, इसमें एक अल्फा होता है लर्निंग रेट। वो बताता है कि तुम्हें अब
जैसे हर बार ऐसा होता है कि तुम्हें पता नहीं रहता कि यहाँ पे सीधा जंप मारना है। तुम क्या करोगे, थोड़ी-थोड़ी वैल्यू कम करते जाओगे, छोटे-छोटे स्टेप लोगे, तो वो अल्फा होता है कि भाई तुम्हें एक बार में 10 कम करना है, 5 कम करना है, 2 कम करना है, तो वो बहुत ज़रूरी होता है अल्फा। अगर तुमने बहुत बड़ी वैल्यू रख दी ना, तो तुम मिस कर जाओगे। समझ आया? जैसे मेरे को 10 से 25 पे जाना है। हाँ, हाँ, वो तो छोटा-छोटा लेना ही है, बट अल्फा डिसाइड करेगा ना, अगर मैं अल्फा ज़्यादा बड़ा रखूँगा, तो वो बड़े-बड़े स्टेप लेगा, ऐसा। अगर मेरे को 10 टू 25 जाना है और मैंने स्टेप ही 30 का ले लिया, तो ये मिस हो जाएगा। पता चला? मैं पहुँच ही नहीं पाऊँगा, तो अल्फा की वैल्यू एडजस्ट करना इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक? ये होता है बैकवर्ड प्रोपगेशन, ये करते हैं हम उसमें, ठीक है? इटरेटिव प्रोसेस है, वो तो हमें भी पता चल गया, एक-एक करके हम अपडेट करते जाएँगे वेट को, ठीक है? अब आता है एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है? अब एक्टिवेशन फंक्शन का काम क्या है? हुँ, तो ये अपनी इनपुट लेयर है, ये हिडन और ये आउटपुट। वेट रखें ऐसा मान लेना, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। अब चलो कोई भी अपना एल्गोरिदम चालू है, मॉडल काम कर रहा है, ठीक है? तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार ये भी चालू होगा, ये भी चालू होगा, ये भी। सारे न्यूरॉन एक बार में एक्टिवेट नहीं होते, ठीक है? समझ आया? ये हमारी हिडन लेयर है। कोई भी चलो ये वेट आया, ठीक है? तो सारे न्यूरॉन एक बार में एक्टिवेट नहीं होते हैं। जैसे ये वाले ने काम किया, इसने आउटपुट दिया, चलो ठीक है। फिर कभी ये काम करेगा। तो ये काम करता है एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शन डिसाइड करता है कि कौन से टाइम पे कौन सा न्यूरॉन एक्टिवेट करना है, ठीक है? हाँ, अगर एक्टिवेशन फंक्शन नहीं होता तो क्या होता? हर चीज़ नॉर्मली चल रही होती। अगर एक्टिवेशन फंक्शन नहीं होता। हाँ, हर हर चीज़ में मतलब उसको बोलते हैं लीनियर। अगर एक्टिवेशन फंक्शन नहीं होता, तो हर हमारा पूरा मॉडल लीनियर होता। जैसे हम अभी तक पढ़ते आए हैं, कहीं पे भी हमने ऐसा सब पढ़ा ही नहीं था, हर चीज़ अभी तक लीनियर थी। जैसे ही एक्टिवेशन फंक्शन आया ना, हमारा ये नॉन लीनियर बन गया, ठीक है? तो एक्टिवेशन का दूसरा काम है कि ये नॉन लीनियरिटी ऐड करता है हमारे मॉडल में, ठीक है? अब ये कैसे डिसाइड करता है? ये वेट्स के अकॉर्डिंग डिसाइड करता है कि भाई कौन से टाइम पे किसको लेना है। ये सब एल्गोरिदम में लिखा रहता है कि कौन सा न्यूरॉन एक्टिवेट होना चाहिए, कौन सी कंडीशन पे, ये सब, ठीक है? एक्टिवेशन का काम ये है कि कौन से टाइम पे कौन से न्यूरॉन को एक्टिवेट करना है, किसको डीएक्टिवेट करना है, दैट्स इट, ठीक है? ये एक्टिवेशन फंक्शन का काम है। अब अलग-अलग तरह के एक्टिवेशन फंक्शन होते हैं। सबसे पहला आता है लीनियर वाला। इसका तो इक्वेशन पता ही होगा, y इक्वल टू x। इसकी रेंज होती है माइनस इन्फिनिटी। ये काम आता है नॉर्मल कामों में, हाउस प्राइस प्रेडिक्शन में, ठीक है? अब ये ऐसा फंक्शन है ना, ये हिडन लेयर में नहीं चलता है, ये सिर्फ आउटपुट लेयर में चलता है। इसमें हिडन लेयर की काम ही नहीं आती, ठीक है? फिर आता है सिग्मोइड, जो हमने पढ़ा था लॉजिस्टिक में, एस शेप का। इसकी रेंज होती है 0 से। तो ये सब एक्टिवेशन फंक्शन है। अगर 5 मार्क के क्वेश्चन में एक्टिवेशन फंक्शन पूछते हैं, तो ये टाइप्स बता के आने, ठीक है? तो ये तो सिर्फ देखना ही है, याद ही रखना है कि भाई 10H फंक्शन ऐसा होता है, ये रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट है, ये ऐसा होता है, ठीक? कुछ है नहीं, बस ये याद रखना है और कुछ नहीं। बाकी सबका इक्वेशन भी लिख रखा है। अगर 5 मार्क में ये आता है तो भी काम आएगा, वरना तो ये कोई काम का नहीं, ठीक? ये पूरा प्रोसेस हमने समराइज़ वे में है, ठीक है? सबसे पहले तो वेट्स होते हैं सबके, फिर हम फॉरवर्ड प्रोपगेशन करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस्ट का मतलब हम एरर फाइंड करते हैं, ठीक है? क्योंकि बिना एरर फाइंड किए बैकवर्ड प्रोपगेशन चालू नहीं होगा, ठीक है? फिर कॉस्ट फाइंड किया, और ये 2-2 इसलिए है, कन्फ्यूज़ मत होना, क्योंकि इधर भी 2 है। समझ आए 2 कैसे बने? किसका ग्राफ? वो सबका। ना, ना, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। क्या? हाँ, मतलब मैं समझा नहीं क्या पूछ रहे हैं। ये फॉरवर्ड प्रोपगेशन की मैंने है ना, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों 5-5 मार्क के हिसाब से लिखे, कि अगर ऐसा आता है तो। अगर पूरा ही आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क आता है तो हर चीज़ शॉर्ट में समझानी है, ठीक है? और उसमें तो मेन फोकस वहाँ पे रखना है, लेयर समझाना, हिडन लेयर, आउटपुट लेयर, इनपुट लेयर ऐसे। बाकी मैंने इसलिए ये लिखा है क्योंकि बैकवर्ड प्रोपगेशन एक बार पीवाईक्यूज में 5 मार्क का आ चुका है, इसलिए, ठीक है? तो दोनों क्वेश्चन 5-5 मार्क के। इनफैक्ट एक्टिवेशन फंक्शन भी इसी तरह से लिखा है कि अगर ये भी पूछ लेते हैं डिटेल में, तो हम सारे फंक्शन एक्सप्लेन कर, हाँ, बस इतना है।
और ये पूरे की समराइज क्या है कि कैसे न्यूरल नेटवर्क चलता है। तो भाई पहले तो सब न्यूरॉन के पास या नोड के पास वेट होते हैं, फिर फॉरवर्ड प्रोपोगेशन होता है। ये पहली लाइन पता है क्या बता रही है कि हम इनपुट से हिडन लेयर जा रहे हैं, और ये लाइन बता रही है कि हम हिडन से आउटपुट लेयर जा रहे हैं। अब इसी का अपोजिट ये होगा, बैकवर्ड में पहले कौन आएगा, आउटपुट टू हिडन, देन हिडन टू इनपुट। पता चला? हाँ ठीक है, फिर यही स्टेप करते रहो जब तक हमें सही कॉस्ट की वैल्यू मिल नहीं जाती, यानी कि सबसे कम से कम एरर। ठीक। हाँ देखो ये रहा भाई साहब के पीछे, ये ड्रॉ किया हुआ। ठीक है, जानते ही होंगे भाई, सब जानते ही होंगे। एंड्रू एंड्रू भाई अपने। ठीक है, ओके। अब आते हैं कॉस्ट फंक्शन। ये बस सिलेबस में लिखा है इसलिए लिखा है, तो मैंने कॉस्ट फंक्शन सबका लिख रखा है ऐसे। ये वही रिग्रेशन में ऐसा होता है, ये हम पढ़ ही चुके हैं, मीन एब्सोल्यूट मीन स्क्वायर्ड एरर। ठीक है, बायनरी क्लासिफिकेशन होता है, ये भी हम। हाँ ये याद ही रखने के, ये लॉजिस्टिक में मैंने इस तरह से लिखा है कुछ। लॉजिस्टिक का जब तुम नोट्स देखोगे ना, ऐसा कुछ लिखा है, एक इधर लिखा है एक इधर लिखा है। तो ये जो लिखा है ना, ये y=1 है। लॉजिस्टिक के नोट्स देखना, समझ जाओगे मैं क्या कह रहा हूँ। और ये जो लिखा है, ये y=0 वाली कंडीशन, मतलब है वो लॉजिस्टिक वाला ही है। ठीक है, उसको मैंने इस तरह से लिखा था कि ये तब होगा जब y0 हो, ये तब होगा जब y1 हो। उसको ऐसे भी लिख, ये बस कॉस्ट, ये सिर्फ सिलेबस में है और कहीं नहीं है। बाकी अगर पूछते हैं एक्सप्लेन कॉस्ट फंक्शन इन न्यूरल नेटवर्क, तो कॉस्ट फंक्शन की थियरी तो हमें पता ही है क्या करता है, एरर को बताता है, वो सब कुछ जितने भी है, फिर रिग्रेशन और इसके। हाँ वो सब कर देना। हाँ बस उतना। ठीक, आएगा भी ना तो भी ऐसे आएगा कि दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये होगा। मैं मतलब इसमें से ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन सी चीज है, लाइक जो ऐसा है कि नहीं आएगा ही आएगा ऐसा? न्यूरल नेटवर्क में, हाँ। न्यूरल नेटवर्क में सबसे इम्पोर्टेंट है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, ओके वही ना। हाँ जिसमें वो। हमें क्या समझाना है, सारी लेयर्स समझानी है, इनपुट लेयर हिडन लेयर में। हाँ और एग्जैक्टली। दूसरा इम्पोर्टेंट है बैक प्रोपोगेशन। ओके ठीक है। हाँ, पीवाईक्यूज में ही ज्यादा, बाकी तो ऐसे तो इजी है, कुछ हार्ड नहीं है इसमें। नहीं नहीं, सम सम्स कुछ भी नहीं, एक भी सम नहीं। हाँ ठीक है, तो जिसमें ये सम सब ना, होते हो ना। इसमें से एक सम था पीवाईक्यू में सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन का, वो मे बी इसी अच्छा, चैप्टर में फॉलो होगा। नहीं सिग्मॉइड वाला उधर आएगा लॉजिस्टिक में। अभी इसमें ऐसा कुछ एक्टिवेशन फंक्शन में था ना, तो ऐसा कुछ ना, एक्टिवेशन एक्टिवेशन। फंक्शन तो जो भी हमने पढ़ा उसमें कितने सारे फंक्शन है, मैंने 5 लिखे हैं, वो बहुत सारे होते हैं। हाँ हाँ तो उसमें ये सब आने वाले हैं, मतलब न्यूरल नेटवर्क इन सबसे अलग नहीं है, रिग्रेशन क्लासिफिकेशन ये सब इसके हाँ, अंदर वो तो आते हैं। सेम। हाँ तो उसमें बहुत सारे, वो चलो देख लेंगे हम, पीवाईक्यू का और डॉक्यूमेंट बनाएंगे, हाँ हाँ। देखते हैं ऐसा कोई सम आता है तो वो सॉल्व कर देंगे। ओके। बाकी तो मेरे को नहीं लगता है इसमें से ऐसा कुछ है। आर्टिफिशियल आ सकता है और दूसरा बैकवर्ड प्रोपोगेशन, फॉरवर्ड भी है तो भी वो भी इजी है। ठीक है, कोई डाउट है इस चैप्टर में? हाँ बस खत्म, ऑल द बेस्ट है। ना ये वही है जो मैंने बताया ना, ये ऊपर जो मैंने लिखा है ना, ये बस वो डायग्राम के फॉर्म में।